जब प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह की बात हो कि बहुत ही हिंसक बयान था ये उनका, जब उन्होंने कहा कि फांसी दे दो, एक लोकतंत्र में जिसकी आत्मा ही यही है कि चुनाव होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ज़रूरी हैं, ऐसे में वो फांसी देने की जब बात करते हैं तो आप उसे राजस्थान के चुनाव के मद्देनज़र कैसे देखते हैं? मैं उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि देश में जो राजनीति में जो संवाद हो रहा है, जो डिस्कोर्स है, उसका जो स्तर है वो किस हद तक अब गिरने लगा है कि हिंसा कई बार होती थी पहले भी चुनावों के दौरान, पर वो एक एबरेशन होता था, एक एक्सेप्शन होता था। अब ऐसा लगता है कि डर और भय का माहौल कायम करना ये कई नेताओं का एक तरह से एक अनस्टेटेड एजेंडा बनता जा रहा है। पीएम मोदी की अगर मैं सोच की बात कहूँ तो वो संभवतः राज्य सरकार पर कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर एक्शन लेना था, दंड देना था, नहीं दिया गया। ऐसे में अब वोट की चोट कीजिए या जो भी उन्होंने जो बयान दिया फांसी वाला। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पिछले 10 सालों में इस मॉडल के लोग जो अभी तक उत्तर प्रदेश या मैं कहती हूँ गुजरात या बाकी देश के हिस्सों में पाए जाते थे, राजस्थान में भी इस तरह के लोग पनप रहे हैं? देखिए, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये नहीं कह सकता कि इस तरह के लोग नहीं होंगे, बट ये बहुत कम संख्या में है। हाँ, ऐसी कोई इनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि लोग इस तरह की बात करते हो। यहाँ लोगों को, जैसे आपने कहा, पहनावे और उसकी, प्रधानमंत्री ने एक और भाषण में पहले कहा था पहनावे से पता पड़ जाता है कौन है। अभी आप मेवात से आए हैं, आप मारवाड़ जाइए, आप बता नहीं पाएंगे कि कौन राजपूत है कौन मुसलमान है। ये वो जगह है जहाँ राजपूत परिवारों में पूजा के लिए मुसलमान आते हैं और वो गणेश का भजन गाते हैं। उनको भजन गाते सुन लो, आप नहीं बता पाओगे कौन व्यक्ति कहाँ है। तो ये उस तरह की ज़मीन नहीं है। आपको लगता है कि वो जो एक अग्रेसिव हिंदुत्व, एंटी मुस्लिम, आउटराइट एंटी मुस्लिम, इन योर फेस, क्या ये राजस्थान की बीजेपी भी बदली है, बदलने के लिए मजबूर हुई है ताकि नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, आदित्यनाथ ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को किया जा सके? देखिए, एकदम उम्दा सवाल है और मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी 2023 लड़ी नहीं रही, वो 2024 की तैयारी कर रही है। ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो लॉयल्टी टेस्ट उनका बहुत लंबा हो गया। दिल्ली में सुने तो कहते हैं कि कब सिंधिया बन जाएं पता नहीं है और इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली मीडिया ना, आरफा जी, बड़ी कमाल है। जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, तो जब ये शुरू ही हुआ था तो सचिन पायलट के फेवर में कई दिल्ली के पत्रकार लिख रहे थे, ट्वीट्स आ रहे थे, ये हो रहे थे और ये कहा जाता था भाई इंग्लिश स्पीकिंग सोशल एलीट है। और विद इन अ वीक उसी मीडिया का मन में कुछ बदलाव आया और वो सारा नैरेटिव चेंज हो गया और उनके खिलाफत में गए। बीजेपी में अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय जब मुख्यमंत्री का नाम आता है तो ये हो जाता है कि पीएम मोदी के करीबी कौन है, अमित शाह से किसकी पड़ती है, ये दो ही नाम आते हैं। लेकिन एक राजस्थान की जनता में जो है वो ये भी कहते हैं कि भाई अभी तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी को ही पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसी को नहीं पता, और ये सच भी है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब हम सफ़र करते करते जयपुर आ चुके हैं। जवाहर कला केंद्र में मौजूद हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। पुराने ज़माने की एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है कि भारत के ज़्यादातर बड़े शहरों में इसकी एक ब्रांच मिलेगी आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस की, और सोचा क्यों ना कॉफ़ी पर चर्चा करते करते आपको राजस्थान की राजनीति बताई जाए, और इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उनके ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो, जब वो कन्हैयालाल का मुद्दा उठाते हैं, जब बालकनाथ जैसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है कि वो कहते हैं कि राजस्थान का चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, इस तरह की जब बहुत ही वाहियात और सांप्रदायिक बातें उच्चतम स्तर से आ रही हों, तो इससे 2 अंदाजे लगाए जाते हैं। पहली बात तो, क्या इस चुनाव को पूरे तरीके से सांप्रदायिक बनाना चाहती है बीजेपी एक ऐसे स्टेट में जो कि बड़ा शांतिप्रिय माना जाता है? पिछले 10 साल में भी बहुत कम सांप्रदायिकता ने इस राज्य को छुआ है। दूसरी बड़ी बात कही जा सकती है कि क्या ये डेस्परेशन, निराशा या बौखलाहट का एक संकेत है? इन सवालों के जवाब हम 3 पत्रकारों से यहाँ पे लेंगे, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए। राजन महान मेरे साथ मौजूद है। कौन नहीं जानता राजन महान को, बहुत पुराना चेहरा टीवी का, और मेरे कॉलीग रह चुके हैं एनडीटीवी में। हम लोग साथ साथ 2 दशक कम से कम एनडीटीवी में उन्होंने काम किया होगा। राजन महान इस वक्त अविनाश कल्ला, राजस्थान की जब भी पत्रकारिता की बात होती है तो अविनाश पहली पंक्ति के पत्रकारों में शामिल होते हैं, और अंकित तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फ़िलहाल मुख्य धारा की मीडिया छोड़कर एक अपना मीडिया का, मैं कहूँ, अंपायर आपने शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग इनके साथ हैं जो जुड़ गए हैं और पूरे राजस्थान में ये सफ़र कर रहे हैं।
इनसे हम इनके तजुर्बे भी जानेंगे और हम में मैं कहूँगी कि ये उम्र में थोड़ा कम है, हम पूरे 4 लोगों को मिलाकर, तो ये भी पूछेंगे कि क्या आम जो युवा है उसकी नब्ज़ पर इनका हाथ है। सबसे पहले राजन, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री आते देखे, जाते देखे, गुजरते देखे, प्रधानमंत्री भी देखे। जब प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह की बात हो कि बहुत ही हिंसक बयान था ये उनका, जब उन्होंने कहा कि फांसी दे दो, एक लोकतंत्र में जिसकी आत्मा ही यही है कि चुनाव होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ज़रूरी हैं, ऐसे में वो फांसी देने की जब बात करते हैं तो आप उसे राजस्थान के चुनाव के मद्देनज़र कैसे देखते हैं? मैं उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि देश में जो राजनीति में जो संवाद हो रहा है, जो डिस्कोर्स है, उसका जो स्तर है वो किस हद तक अब गिरने लगा है कि हिंसा कई बार होती थी पहले भी चुनावों के दौरान, पर वो एक एबरेशन होता था, एक एक्सेप्शन होता था। अब ऐसा लगता है कि डर और भय का माहौल कायम करना ये कई नेताओं का एक तरह से एक अनस्टेटेड एजेंडा बनता जा रहा है, क्योंकि और ये बहुत मतलब ख़तरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र तो स्वस्थ तभी हो पाएगा अगर लोगों में कोई भय नहीं है, लोग खुल के अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं और खुलकर अपना मतदान कर सकते हैं। अगर एक माहौल ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के खिलाफ तो आप इस तरह से बटन दबा दो कि जैसे कि उनको फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो एक तरह से जो एक इंसान के अंदर जो हिंसा की और क्रूरता की जो भावनाएं होती हैं, उन्हीं को आप एक तरह से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए अगर इस हद तक जाके आपको डिस्कोर्स यूज़ करना पड़ रहा है चुनाव के लिए, तो ये तो बहुत ही सोचना पड़ेगा हम सबको कि हम अपने देश को, हमारी राजनीति को और सबसे ज़्यादा हमारे समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और जो दशा हो रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, किस तरह की अब घटनाएं। नैतिकता की बात बड़ा मुश्किल है प्रधानमंत्री से कर पाना। मैं इसे चुनाव के नज़रिए से देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी बात बेवजह नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि कोई दीवाना है, उसने कहा होगा छोड़ दीजिए। पहली बात तो देश का प्रधानमंत्री है, एक बड़े चुनाव से ठीक पहले जब वो ये बयान देते हैं तो वो किन को संबोधित कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई वोटर है जो ये सुनना चाहता है? नहीं, राजस्थान में ऐसा नहीं है आरफा जी। राजस्थान में जितना ये कम्युनलाइज करने की कोशिश है, ये प्रदेश ऐसा नहीं है। हम कास्ट लाइन पे ज़रूर डिवाइडेड है, बट हम कम्युनल लाइंस पे डिवाइडेड नहीं है। और इस तरह की हिंसक भाषा तो हमारी बोलचाल की भाषा में भी नहीं आती है। और वो थे मारवाड़ में, एक ऐसा क्षेत्र, प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र में ये बोल रहे थे वो क्षेत्र है मारवाड़ का, जहाँ की बोली सबसे मीठी है। मतलब वहाँ अगर किसी को गुस्से में भी कुछ कहा जाएगा तो आदर के साथ बात की जाती है। तो उस क्षेत्र में ये भाषा मुझे नहीं लगता लोगों को गले उतरने वाली है। पर जिस तरह से ये इलेक्शन मूव कर रहा है, बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा ठोस मुद्दा नहीं है जिस पे वो घेर सके। वो आरोप लगा रहे हैं गहलोत सरकार पे करप्शन का। उन्होंने कई बार ईडी भेजी, यहाँ पे करीब 17-18 बार आ गई होगी, लेकिन कोई ठोस चीज़ अभी तक वो बाहर नहीं निकाल पाई। आज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कह दिया कि हम SIT फॉर्म करेंगे। SIT घोषणा पत्र में, मतलब उससे दिख रहा है कि उनके पास कोई मजबूत प्लैंक नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे बैंक कर रहे हैं कि ये एक पेंडुलम स्टेट है, हर बार स्विंग होता है, तो इस बार हमारी बारी है। और इसी के चलते वो एक बिना चेहरे के 98 के बाद अभी तक कभी बिना चेहरे भाजपा नहीं उतरी, या उससे पहले भी बिना चेहरे नहीं आई है। तो ये वो एक टैक्टिक्स है कि जब चेहरा नहीं है हमारे पास, मुद्दा नहीं है, तो फिर हम ये रिहॉटिक बढ़ाएं और इस तरह के भाषण दें जिससे कि हम हमारा, उनका सोचना है कि हम हमारे कोर वोट बैंक को इससे एक साथ ला पाएंगे, जो कांग्रेस को इतना पसंद नहीं करता। पर मुझे नहीं लगता इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उनकी पुरजोर कोशिश रही है कि जितना इलेक्शन कम्युनल होगा या कम्युनल लाइंस की तरफ जाएगा, उतना उनको अपना वोट कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी। अंकित तिवारी जी, मैं बात कर रही थी अलवर में कुछ लोगों से, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कर रही थी, तो वो कहने लगे देखिए राजस्थान की भाजपा भी पूरे देश जैसी नहीं है, गुजरात की भाजपा जैसी नहीं है। यहाँ जब भाजपा का शासन होता है तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत जो अग्रेसिव या सांप्रदायिक एक चेहरा बाकी देश के हिस्सों में नज़र आता है, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या बाकी भी जगहों पर, राजस्थान की भाजपा अलग है। आपको लगता है कि जो लोकल यहाँ बीजेपी यूनिट है और जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो शर्मिंदा हुए होंगे जब प्रधानमंत्री इस तरह का बयान देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आप राजस्थान आए हैं और जयपुर में कॉफ़ी हाउस में हैं। राजनीति में ये कॉफ़ी हमने फीकी मंगवाई, इसमें हमने शुगर ऐड की।
और अगर इसी में नमक ऐड करते तो इसका स्वाद अलग होता। और एक तरीके से अपने बयानों के जरिए जो भी पेश करना होता है ये चुनावी तड़के के तौर पर लिया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो बयान था इसके कई एंगल हो सकते हैं। हर चीज़ सिक्के के तराजू में अगर हम तोलें तो एक पक्ष कुछ और होता है, दूसरा कुछ और। उजला और धुंधला दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, लेकिन इसमें संभवतः पीएम मोदी की अगर मैं सोच की बात कहूँ तो वो संभवतः राज्य सरकार पर कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर एक्शन लेना था, दंड देना था, नहीं दिया गया। ऐसे में अब वोट की चोट कीजिए या जो भी उन्होंने जो बयान दिया फांसी वाला, उस एंगल से उन्होंने ये बयान दिया। संभवतः हो सकता है दूसरे एंगल मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी बता ही चुके हैं कि ऐसे बयान की स्वीकार्यता नहीं है। इस बात पर मैं भी सहमत हूँ कि राजस्थान एक शांत प्रदेश है, वीर प्रदेश है, और वीरता और शांति दोनों हालांकि पूरक हैं, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो ये दोनों जब एक जगह रहती है तो वो राजस्थान बनाती है। अब चुनावी दंगल है, आप जिस क्षेत्र में होकर आई, मैं भी उसमें दिवाली के जस्ट बाद गया, लोगों से बातचीत करी, जाना वहाँ पर। तो राजस्थान में जैसा कला जी ने कहा कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जातिगत आधार पर तय होते हैं, और अब तो गोत्र के आधार पर तय करने हो गए, जाति से भी आगे बढ़ चुका है। लेकिन हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण सीटें हैं। अब बाबा बालकनाथ लड़ रहे हैं तिजारा से, वहाँ पे बसपा से कैंडिडेट जो थे जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, इमरान, वो बड़ी हॉट शीट बनी हुई है। और पूरे यही नहीं, अरब कंट्रीज तक मैं कहूँगा, यहाँ की पाकिस्तान बांग्लादेश का भी जिक्र यहाँ पे विदुड़ी आए टोंक में, उन्होंने कहा कि लाहौर से लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ अलग होती है, लेकिन ये दिलचस्प चीज़ें हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हम जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी है वह देख रहे होंगे। लेकिन फिर भी ऐसी सीटें हैं, पोखरण, महंत प्रतापपुरी, साले मोहम्मद, ये कुछ ऐसी परंपरागत सीटें हैं जहाँ मुकाबला बहुत कड़ा होता है। आपने दंड देने की बात कही, मैं थोड़ा सा इस बात से शुरू कर लेती हूँ। आप उदाहरण देना पसंद करेंगे कि किस दंड का जिक्र हो रहा है जो नहीं दिया गया? देखिए, वो तो ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री अगली सभा में बता देंगे, बहुत आ रहे हैं राजस्थान में। और मैंने सिर्फ दूसरा एक पहलू बताया, हो सकता है, संभावना, हालांकि हो सकता है ये बयान कठोरतम बयान है कि आप फांसी और लोकतंत्र दोनों एक तराजू में आप रख रहे हो। लेकिन फिर भी संभवतः कई ऐसे मसले हुए महिलाओं को लेकर, तो पूरा एक कैंपेन बीजेपी ने यहाँ पे चलाया था कि नहीं सहेगा राजस्थान। दूसरा, कन्हैया लाल की जो बात हुई, वो जयपुर में हाल ही में इकबाल मर्डर केस हुआ, वो भी बीजेपी अलग एंगल से ले रही है, कांग्रेस अलग तरीके से उठा रही है। इसके अलावा कई सारे इलाकों में कुछ मंदिर और मंदिर माफी की ज़मीन पर कब्जों के बाद पंडितों पर हमले जिनको भुना रहे हैं। और आप देखिएगा तिजारा में वो पूरा बेल्ट नू दंगों के बाद से बड़ा सरगर्मियों में है, और मेवात इलाका कहा जाता है। वो अलवर इलाका अब उस एंगल से नहीं देखा जाता, वो है मेवात का इलाका जहाँ पर बाबा बालकनाथ है। यहाँ पर जयपुर में आपने बाल मुकुंदाचार्य को खड़ा किया हुआ है, जो भी भगवा के प्रतीक हैं, और बॉर्डर इलाके में महंत प्रतापपुरी महाराज हैं। यानी आपने, और अभी जो जितने भी बयान हुए हैं पिछले 15 दिन से आप डालेंगे तो हिंदुत्व, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण पास ही घूम रहे हैं। तो हम सुनते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर ये संभवतः बयान दिया गया, और प्रधानमंत्री जी की टीम है तो ज्यादातर सोशल मीडिया पे भी रिसर्च करती होगी, तो कुछ न कुछ तड़का तो आना ही है चुनाव में। चुनाव से पहले कार्यकर्ता जगह भेज जरूरी है। राजन, आप, जब मैं आपसे बात कर रही थी, सिर्फ मैं इतना मानता हूँ कि आप तड़का कुछ भी दें, लेकिन सच्चाई कुछ होनी चाहिए। और अंकित ने कहा कि कई जगहों पे कोई सज़ा होनी चाहिए थी वगैरह। मैं स्पेसिफिक ये किसकी कह रहे हैं मेरे को ख्याल नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी युग में क्राइम नहीं रुका है, न रुक पाएगा। सरकार जब कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद किस तरह की कार्रवाई करती है, उसके आधार पे आपको आंकना चाहिए कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक से हैंडल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो मैं मानता हूं कि राजस्थान में ठीक है घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनका समाधान या उनमें जो लोग कल्प्रिट्स थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा गया। जिस कन्हैया लाल की बीहेडिंग की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री वो सर तन से जुदा और उस सारे चीज़ की बात करें, इवन उस केस के अंदर विद इन 5 आवर्स जो कल्प्रिट्स थे और उनके किन लोगों से लिंक्स थे उसके बारे में भी एक अलग विचार है, क्योंकि कई फ़ोटोज़ ऐसी आई हैं जिसमें वो बीजेपी के नेताओं के साथ दिखे हैं जिन लोगों ने वो कत्ल किया था।
तो प्रश्न ये है कि आपको, क्योंकि गहलोत सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके खिलाफ आपको कोई तोड़ नहीं मिल रहा। हिंदुत्व आपकी सो कॉल्ड ग्रैंड फिलॉसफी है जिसके आधार पे आप देश में लोगों को कहते हैं कि जाति का आधार छोड़ दो, सिर्फ धर्म का। आई मीन, टू गिव यू अ कॉन्क्रीट एग्जांपल, आई हैव जस्ट हर्ड अ कपल ऑफ डेज अगो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्र के मंत्री हैं और जिनको की टिप किया जा रहा है कि शायद फ्रंट रनर हैं इस समय मुख्यमंत्री अगर बीजेपी बनते हैं, उनका एक बयान है जिसमें वो लोगों से साफ कह रहे हैं कि ये जाति की लड़ाइयाँ नहीं होनी है, ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर हमला है और सनातन धर्म को हमको बचाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इस तरह के बयान और लॉ एंड ऑर्डर को आप टारगेट करना चाहते हैं गहलोत सरकार को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कमियाँ कई हैं, लेकिन आप उसके लिए इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं जिससे समाज में इस तरीके की दुविधाएं हो जाएं या उसके अंदर इतना आपस में कटुता होने लगे। उससे बचना चाहिए। अगर आप एक मैं सोच रही थी नेता हैं या आप एक जिम्मेदार, सोच रही थी जब कन्हैया लाल की बात करते हैं प्रधानमंत्री के स्तर पर, तो नासिर जुनैद का भी एक बार नाम ले लिया होता। दोनों ही हेट क्राइम के विक्टिम। एग्जैक्टली नासिर और जुनैद के संदर्भ में इनफैक्ट अगर मेरे को कोई गहलोत सरकार से कुछ आपत्ति है तो ये है, कन्हैया लाल को जितना कॉम्पनसेशन दिया गया उसके मुकाबले में कुछ नहीं दिया गया नासिर और जुनैद के परिवार को। तो मेरी तो वो है। यहाँ बीजेपी दूसरी कर रही है कि रोड रेज का एक इंसिडेंट हुआ, उसमें एक मुस्लिम लड़के की जान चली गई, उसके ऊपर सरकार ने कुछ कॉम्पनसेशन दिया तो वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन दे दिया। आई वुड से द रिवर्स, नासिर जुनैद के साथ जिस तरह का जघन्य मतलब अपराध हुआ है, एवरीबडी शुड बी प्रोएक्टिव उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई में। क्यों नहीं निकला है फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी? देयर इज, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं सुई पटक सन्नाटा, दे डू नॉट टॉक अबाउट दैट, एज इफ कि वो राजस्थान में था ही नहीं, एज इफ कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं पे बीजेपी की जो पूरी रणनीति और जो राजनीति वो पिछले कुछ बरसों में कर रहे हैं, इट इज़ for the long-term future of this country. It's an extremely dangerous game that they are playing, and I think at least at the highest levels, थोड़ा बहुत अंकुश रखा जा रहा है। लगता है अविनाश कल्ला जी, मैं जब यहाँ आ रही थी अलवर से जयपुर के रास्ते में, तो एक गांव में रुक गए हम वहाँ पर। वहाँ बिल्कुल जो ट्रेडिशनल अंदाज होता है, रिवायती तरीके से लोग पहने हुए थे अपने कपड़े, बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे वहाँ। हम उनसे ऐसे बातचीत करने लगे। वहीं पर हमारी बातचीत को, और ज़्यादातर उनमें से कांग्रेस सपोर्टर्स थे, उनमें से फिर अचानक एक व्यक्ति आ गया, वो नरेंद्र मोदी के बड़े भक्त थे वो, और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करने लगे, बोलने लगे, तो ऐसा लगा कि जब उन्होंने ये कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी ने हमें कुछ दिया तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान को काबू में रखा। और उसके बाद वो कहने लगे कि देखिए जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में पहले हुआ करती थी अब वो नहीं होती। जब गुंडागर्दी की बात होती है तो सीधे तौर पर निशाना ये होता है कि देखिए मुसलमानों को काबू में रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस तरह के लोग नहीं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पिछले 10 सालों में इस मॉडल के लोग जो अभी तक उत्तर प्रदेश या मैं कहती हूँ गुजरात या बाकी देश के हिस्सों में पाए जाते थे, राजस्थान में भी इस तरह के लोग पनप रहे हैं? देखिए, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये नहीं कह सकता कि इस तरह के लोग नहीं होंगे, बट ये बहुत कम संख्या में है। हाँ, ऐसी कोई इनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि लोग इस तरह की बात करते हो। यहाँ लोगों को, जैसे आपने कहा पहनावे और उसकी, प्रधानमंत्री ने एक और भाषण में पहले कहा था पहनावे से पता पड़ जाता है कौन है। अभी आप मेवात से आए हैं, आप मारवाड़ जाइए, आप बता नहीं पाएंगे कि कौन राजपूत है कौन मुसलमान है। ये वो जगह है जहाँ राजपूत परिवारों में पूजा के लिए मुसलमान आते हैं और वो गणेश का भजन गाते हैं। उनको भजन गाते सुन लो, आप नहीं बता पाओगे कौन व्यक्ति कहाँ है। तो ये उस तरह की ज़मीन नहीं है। बीजेपी पिछले इलेक्शन में भी ये प्रयास कर चुकी है कि एलियनेट करे। आप एक देखिए कि प्री 2014 अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी से 9 से 10 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते थे, चुनाव जीत के आते थे और बड़े पदों पे मंत्री रहते थे और कांग्रेस से अच्छे पद मिलते थे। यूनुस खान जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जबकि कांग्रेस में ऐसे किसी भी अहम पद पे किसी भी मुस्लिम मिनिस्टर को अभी तक तो नहीं बिठाया गया पिछली गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं थे, यहाँ के मुस्लिम वोट करते हैं। जैसा आपने खुद कहा कि यहाँ के लोग मानते हैं कि बीजेपी राजस्थान की यूनिट है, वो उस तरह की नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आप राजेंद्र सिंह राठौड़ का भाषण सुनते, उन्होंने खुद कहा मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी है। वसुंधरा राजे ने उनके जब टेन्योर था
तो कभी इस तरह के आरोप नहीं लगते थे। तो यहाँ की फितरत नहीं है। अब पर जिस तरह का हाईकमांड कल्चर बीजेपी में आया है, वो चाहते हैं कि सभी को एक ही तराजू से तोला जाए। तो वो राजस्थान में पिछली बार भी उन्होंने अटेम्प्ट किया, सिर्फ एक सीट दी यूनुस खान को, इस बार तो वो भी नहीं दी। तो वो अपने एक ट्रैक पे विन और लूज वो चाह रहे हैं कि इसे उस तरह मोल्ड किया जाए, पर ये प्रदेश वैसा नहीं है। ये अलग अलग संभाग, अलग अलग एरियाज़ की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। आप मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, आप अगर जाट भी देखेंगे तो मारवाड़ का जाट बिल्कुल अलग तरह का है, शेखावटी का जाट बिल्कुल अलग है, वागड़ में जाओगे तो जाट अलग है। पर कई बड़े लोग जो दिल्ली के हुक्मरान आते हैं, अब उन्होंने यहाँ पे उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारा डाइवर्जन क्या है। बस वो एक टेलीप्रॉम्प्टर पे आते हैं, जो भाषण दिया वो पढ़ा और चले गए। बीजेपी के संदर्भ में एक चीज़ ही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत लकी रही है राजस्थान में कि अभी तक उन्होंने 2 मुख्यमंत्री दिए, भैरव सिंह शेखावत एंड वसुंधरा राजे, और उन दोनों की तारीफ की जानी चाहिए कि चाहे उनकी पार्टी में कई लूनेटिक एलिमेंट्स उस समय भी थे जब वो लोग एक तरह से शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस तरीके के जो कट्टरवाद वाले लोग हैं उनको अपनी पार्टी में संभाल के रखा, उनको साइडलाइन करके रखा, और उस तरीके का एजेंडा जो कि आज ऐसा लगता है कि केंद्रीय स्तर से बीजेपी कम से कम हिंदी बेल्ट के अंदर ज़रूर लागू करना चाहती है, उसको उन दोनों ने, भैरव सिंह जी के भी टाइम पे और वसुंधरा राजे के भी टाइम पे, इफ़ देयर इज़ वन बिग तारीफ दैट आई वुड लाइक टू गिव फॉर वसुंधरा राजे, शी हैड अ लॉट ऑफ पीपल जो उनकी सरकार में भी थे, जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आ रहे थे और दूसरी तरीके के, उन लोगों की मंशा थी। मुझे अभी भी याद है कि कोटा में कुछ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को लेके जब वसुंधरा जी अपना पहला शासन चला रही थी 2003 से 8 के बीच में, उसमें उनके खुद के सरकार के अंदर मंत्री थे जो कुछ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रही थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने उसको नहीं होने दिया। उस तरीके की ध्रुवीकरण की मैं अभी अगले राजस्थान में बीजेपी वाले ने अगले कुछ मिनटों में मैं जो जानने की कोशिश करूंगी वो ये कि अब जो चुनावी समीकरण है वो किस तरह के बन रहे हैं। राहुल गांधी का बयान हमने सुना जिसमें कहा गया कि जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों उनके साथ नजर आए, पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम साथ सिर्फ दिख ही नहीं रहे हैं, हम साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल बनता है आपसे पूछने के लिए। मुझे बताइए अंकित जी कि पिछले 10 सालों में जो बीजेपी रही राजस्थान में, हमने देखा है कि बीजेपी वैसे तो संघ की आइडियोलॉजी है, ये कहना बड़ी मासूमियत होगी कि एक बीजेपी अलग है दूसरी बीजेपी से, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस आला कमान कल्चर का जिक्र कर रहे हैं हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे, दोनों दोस्त, आपको लगता है कि वो जो एक अग्रेसिव हिंदुत्व, एंटी मुस्लिम, आउटराइट एंटी मुस्लिम, इन योर फेस, क्या ये राजस्थान की बीजेपी भी बदली है, बदलने के लिए मजबूर हुई है ताकि नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, आदित्यनाथ ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को किया जा सके? देखिए, एकदम उम्दा सवाल है, और मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी 2023 लड़ी नहीं रही, वो 2024 की तैयारी कर रही। मुझे जहाँ तक लगता है आइडियोलॉजी से, इनके मुद्दों से, और चाहे आज जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है वो उठाकर देख लीजिए, उनमें केंद्र की योजनाओं को कैसे राजस्थान में लागू करना, वो तो कोई भी सरकार आएगी करेगी, तो उनके आधार पर है। कुछ चीज़ें जो कानून व्यवस्था और ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर जो चीज़ करी है, वो तो ये दिखाता है कि 2024 तो ऐसे में उन मुद्दों को, उन एजेंडों को, उन चुनावी वादों इरादों को राजस्थान और ख़ास तौर पर राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तर भारत में सेट किया जा रहा है। राजस्थान मारवाड़ियों की धरा है, ये आप अच्छे से जानते भी होंगे, और यहाँ से उद्यमी बाहर जाते हैं, व्यापार बाहर होता है। ये किसानी की भी धरा है, ये प्रेम की भी धरा है, वीर है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर राजस्थान से कनेक्टेड जितने भी राज्य हैं, आप हरियाणा की कर लीजिए, दिल्ली तो बेहद पास है, हालांकि दिल्ली और राजस्थान का नाता थोड़ा सा अलग रहा है हमेशा से। आप मध्य प्रदेश जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ की बात कर लीजिए, खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के स्टेट गुजरात की बात कर लीजिए, तो ये ऐसे इलाका है राजस्थान जहाँ से निकली हुई कोई भी चीज़ या कहीं कोई भी चिंगारी ज्वाला भी बन सकती है, हवा भी दे सकती है और इम्पैक्ट कर सकती है। यहाँ के बहुत सारे बिजनेस रिलेशन, मंडी, कारोबारियों के, इवन पंजाब भी यहाँ से है। आप अगर उस बेल्ट को देखोगे, हनुमानगढ़, तो 2024 के मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। तो जहाँ मुझे लग रहा है कि स्थानीय मुद्दों को बहुत ज़्यादा तरजीह बीजेपी भी नहीं दे रही है, स्थानीय इकाई में बहुत सारे दुराव हैं, तो जो केंद्र की लाइन तय कर रही है कि इस लाइन पे बोलना है, सभी नेता वही बोल रहे हैं, वो पढ़ भी नहीं रहे। इवन मैंने आज देखा था जब मैनिफेस्टो आए तो बहुत सारे नेता उस मैनिफेस्टो में देख रहे थे कि भाई मारलायक क्या चीज़ है, हाँ मतलब हमारे लिए क्या चीज़ है। तो ये वाली चीज़ें हैं,
तो बहुत ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं। और देखिए, मैं हमेशा इस बात पे मैंने बिजनेस रिपोर्टिंग की है, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जब मुनाफे की बात आएगी तो वही निकालेंगे। तो चुनाव में पूरा दिल्ली देख रही है, जो भी चुनाव एक मैनेजमेंट का हिस्सा है आज की डेट में। मनी मैनेजमेंट की बात कर लें या पावर की बात कर लें या पीपल की बात कर लें, सब दिल्ली से यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। तो जब यहाँ पर अगर सत्ता में आते हैं बाय द वे, तो जब चयन की बात होगी तो यहाँ वही व्यक्ति बैठाया जाएगा जो सीधा दिल्ली को रिपोर्ट करे। यानी 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान में अगर बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं, तो वो नेता भी ऐसा ही चुनेंगे जो उस हिसाब से सोच रखता हो, जो दिल्ली को ही पूरी रिपोर्टिंग करता हो। वो कोई भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के नाम आपने सुन लिए होंगे यात्राओं में कि भाई फलानो बनसी, तो ये वाली चीज़ें हैं कि बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन इनमें मुद्दे भी दिल्ली से तय हो रहे हैं जो राजस्थान से मेल नहीं खाते, लेकिन मजबूरी है। और मजबूरी का नाम ही हमारे यहाँ कहते हैं कि डैश डैश है। अविनाश जी, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ जीत हार के फैसले पे। देखिए, बहुत दिन तो बाकी है नहीं। अब जो है वो जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, हफ्ते भर में चुनाव हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जो दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं, एक तो ये है कि भाई गहलोत का कोई मुकाबला नहीं है, गहलोत सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से मुकाबला हो रहा है उनके ब्रांड का, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इसमें उनके लिए मुश्किल भी होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कि इतना बड़ा कद हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी। दूसरी तरफ ये भी सवाल हो रहा है कि इस चुनाव का ध्रुवीकरण हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपको भी इस बात का अंदेशा हो रहा था कि शायद ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सों में। और ये चुनाव, अब चूंकि रिवायत भी ऐसी रही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो आपको फिलहाल किस तरह की फीलिंग, एक बिल्कुल दिल पे मैं कहूँगी हाथ रख के बताइए कि क्या लग रहा है इस वक्त, आज के दिन कैसा चुनाव लग रहा है? मुझे आज की तारीख में वो रवायत बदलते नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरह का भी कैंपेन है, मुझे जो ये फोकस लग रहा है, ये अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी इलेक्शन है। और बीजेपी कई तरह से ये चाहती थी कि इलेक्शन इस तरह हो, ताकि वो जो एक आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री स्टेट डिलीवर नहीं कर पाते गुजरात के अलावा, तो ये एक पेंडुलम स्टेट है जो स्विंग करता ही करता है। तो यहाँ हम क्रेडिट ले जाएं कि देखिए मोदी जी यहाँ वोट दिला सकते हैं, हम सरकार में आ सकते हैं। तो बीजेपी का ये थॉट प्रोसेस है। और दूसरा जो मुझे लगता है, जहाँ कांग्रेस ने क्या सोच के ये टिकट्स रिपीट किए, क्योंकि गहलोत जी ने खुद ये माना एक कार्यक्रम में, सौरभ द्विवेदी को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मेरे एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, मुझे सूचना है, और सरकार के खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है। तो अशोक गहलोत पॉपुलर है, उनकी स्कीम्स जैसे चिरंजीवी वेरी पॉपुलर स्कीम है, लेकिन उसके इतर क्या, जो आपने नुमाइंदा वहाँ रखा हुआ था उसको लेके नाराज़गी है। और अभी तक हमारे यहाँ इलेक्शंस उन्हीं चेहरों पर होते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है कि गहलोत एक चेहरा, क्योंकि भाजपा पहली बार बिना चेहरे जा रही है और कांग्रेस ने घोषित नहीं किया, लेकिन वो जा अशोक गहलोत के साथ ही रही है। तो ये जो डिफरेंस है, और जिस तरह से कांग्रेस ने वो सीट्स में बदलाव ज़्यादा नहीं किया, डेयरिंग ज़्यादा नहीं दिखाई, तो मुझे अभी एज जो है, जो हम कहते हैं पोल पोजीशन, वो इनकी है। पर इलेक्शन वैसा भी नहीं होगा कि 21 सीटें आ गई या 56 सीटें ही रह गई कांग्रेस। आपकी नज़र में आज आप कह रहे हैं कि ये जा रहा है बीजेपी की तरफ चुनाव? मुझे वही दिख रहा है कि ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा कि वो स्विंग हो जाए। राजन महान, अब आप बताइए कि सचिन पायलट को ले आते हैं यहाँ पर, तो जब मैं इनसे गांव देहात में बात कर रही थी तो उसमें से एक शख्स आए, वो बड़े नाराज़ होकर कहने लगे हमारा क्या है, हम तो गुज्जर हैं, हमारा तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। दूसरे आ गए मीना और कहने लगे अगर गुज्जरों को बनेगा तो मीना भी चाहिए। तो क्या ये दुविधा कांग्रेस पार्टी के साथ भी रही होगी कि सचिन पायलट की नाराज़गी को, एक तरह से उनके गुस्से को उबलने दिया? 9-10% गुज्जर समुदाय के लोग हैं। क्या जिस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात अविनाश कल्ला कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उसके अलावा सचिन पायलट को हैंडल ना कर पाना भी एक वजह है? मुझे लगता है कि सचिन को डिसहैंडल किया है, मतलब उस इशू को डिसहैंडल किया है, क्योंकि देखिए अब सचिन ने जो ओपन रिवोल्ट किया था, देखिए एक तो पहले तो 2018 से ही वो चल रहा था, लेकिन 20 के बाद सचिन जब पार्टी नहीं छोड़ के गए, जैसा कि बहुत से युवा जो नेता कांग्रेस के थे वो जा रहे थे बीजेपी की तरफ आकर्षित होकर, सिंधिया के रास्ते पे नहीं गए, सिंधिया वाले रास्ते पे वो नहीं गए, और उसके कई सारे कारण हैं।
बट वंस ही हैज चोजन कि वो रह रहे हैं और वो कांग्रेस के अंदर, उनका लॉयल्टी टेस्ट इतना लंबा नहीं होना चाहिए। लगभग 3.5 साल के बाद, 3 साल तो पूरे ही हो चुके थे जब जाके फाइनली इस साल गर्मियों के अंदर कांग्रेस ने कोई रिकन्सिलिएशन करा पाए, वो बहुत पहले हो चुका होना चाहिए था। और एक चीज़ जो शायद कांग्रेस ने कैलकुलेशंस में नहीं ली, देखिए पिछले चुनाव में जो राजस्थान में कांग्रेस की जीत रही, उसका बहुत हद तक श्रेय वास्तव में ईस्ट राजस्थान में जो बढ़त मिली थी कांग्रेस को, उसको जाता है। नॉर्मली राजस्थान के लिए कहते थे कि मेवाड़ को जीत लो तो राजस्थान को आप राज करो। पिछली बार कांग्रेस मेवाड़ में हार गई थी, मारवाड़ में भी कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं गई थी, लेकिन इट इज़ इन ईस्ट राजस्थान कि कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त बढ़त मिली थी। लगभग 4 ऐसे ज़िले हैं जिसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और जहाँ तक गुज्जर वोट की स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें, तो गुज्जर वोट में ये है कि कांग्रेस ने 11 कैंडिडेट्स फील्ड किए थे। गुज्जर कम्युनिटी के 8 लोग जीते थे उनमें से। बीजेपी ने 8 गुज्जर्स को टिकट दिया था, एक गुज्जर कैंडिडेट कांग्रेस का बीजेपी का नहीं जीता था। सो कुल मिला के गुज्जर वोट ने काफ़ी एक अहम, बट बियॉन्ड द गुज्जर वोट आई थिंक सचिन पायलट वाज रिक्वायर्ड to attract the youth vote, to attract the floaters, to attract those जो कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में है, राजस्थान का युवा है या कोई भी व्यक्ति है। सचिन पायलट उन लोगों को एंथ्यूज करते, और अशोक गहलोत और एज अ सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन एंड सचिन पायलट एज अ यंग एनर्जेटिक फेस फॉर द पार्टी, द कॉम्बिनेशन वुड हैव वर्कड वंडर्स। वो जैसे शोले फिल्म में जय और वीरू थे ना। लेकिन अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि अपने बेटे के प्रेम में भी काफ़ी दीवाने हैं, वो भी एक। मुझे नहीं लगता, ये तो मेरे को बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफ़ी वाला आरोप लगता है। आई डोंट थिंक अशोक गहलोत ने अपने बेटे को आगे करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, और ना ही मुझे ऐसा दिखा है कि उनका बेटा कोई बहुत ज़्यादा राजनीति में दिलचस्पी ले रहा। अब तो 3-4 साल से वो तो क्रिकेट की ही राजनीति के अंदर, क्रिकेट से ही वो तो काफ़ी खुश है। आई डोंट थिंक ही इज़ अ सीरियस पॉलिटिशियन। आई डोंट थिंक अशोक गहलोत इज़ मेकिंग एनी सीरियस एफर्ट टू प्रमोट हिज सन। सो ये एलिगेशन कि सचिन को इसलिए साइडलाइन करना चाहते हैं क्योंकि सचिन ही है जिससे उनको कोई चैलेंज दिखाई देता है अपने लिए, वो खुद के लिए है चैलेंज। की बात नहीं है। 2018 से हमेशा ये लगा कि कहीं सचिन नहीं आ जाए, कहीं गांधी उसके साथ कोई एडजस्टमेंट करके, और राहुल गांधी के करीबी दोस्त भी बताए। और प्रियंका और राहुल से वो एज में भी उसी एज ग्रुप के हैं। सो कहीं पे लगता है कि वो जो इक्वेशंस हैं उनमें कुछ गड़बड़ाई, और उसके अंदर अशोक जी को ये महसूस होता था कि अगर सचिन ना हो तो मेरा एक छत्र राज है, सचिन इज़ द ओनली चैलेंजर टू हिम। तो इसलिए अशोक जी ने भी कहीं थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कह सकते हैं, पर साइडलाइन ज़रूर करने की कोशिश की, उसे उतनी तवज्जो नहीं दी जो कि एक पार्टी अध्यक्ष के नाते, एक ऐसा युवा नेता जो कि पार्टी का एक लेवल पे बहुत बड़ा धड़ा है राजस्थान में, जो ये मानता है कि सचिन पायलट इज द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस इन राजस्थान। विच अदर यूथ लीडर ऑफ द कांग्रेस हुज अंडर 50 is inspiring the youngsters of Rajasthan? I think Sachin Pilot is the only one who's inspiring. So I think if the Congress had handled the Sachin Pilot issue a little better, they would have been much stronger placed today. Having said that, I still don't rule out a possible शेक अप इन ये जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है राजस्थान की कि हर 5 साल के अंदर बदल देते हैं। ये एक चुनाव इस समय एक बहुत दिलचस्प मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। अब देखना, क्योंकि राहुल भी पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं, देखना होगा किसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है। इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स पोलराइजिंग नैरेटिव वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, या कि यह है कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस जो पिछड़े तबकों की को एक बेहतर भविष्य देने की जो बात कर रहे हैं, क्या लोग उससे ज़्यादा उत्साहित होंगे? आई थिंक दैट्स वेयर यहीं पर चुनाव पे हो रहा है। सचिन पायलट के बारे में बार बार दिल्ली की मीडिया में कहें तो कहें, एक बार उन्होंने ट्रस्ट खो दिया तो गांधीज़ का भी ट्रस्ट नहीं है, और इसलिए ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो लॉयल्टी टेस्ट उनका बहुत लंबा हो गया। दिल्ली में सुने तो कहते हैं कि कब सिंधिया बन जाएं पता नहीं है, और इसलिए उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली मीडिया ना आरफा जी बड़ी कमाल है। जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था, तो जब ये शुरू ही हुआ था तब सचिन पायलट के फेवर में कई दिल्ली के पत्रकार लिख रहे थे, ट्वीट्स आ रहे थे, ये हो रहे थे, और ये कहा जाता था भाई इंग्लिश स्पीकिंग सोशल एलीट है। और विद इन अ वीक उसी मीडिया का
मन में कुछ बदलाव आया और वो सारा नैरेटिव चेंज हो गया और उनके खिलाफत में गए। पर अगर वो कांग्रेस में टिके हुए हैं और जैसा राजन ने कहा कि उनका लॉयल्टी टेस्ट कुछ ज़्यादा ले लिया, अब आप पिछले 3 दिन में देखिए ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ गई जिस सचिन पायलट को उन्होंने बिल्कुल किनारे कर रखा था, फोटो डालना पड़ रहा है ना। अशोक गहलोत और वो बात कर रहे हैं और अशोक गहलोत ट्वीट कर रहे हैं, साथ फिर से कांग्रेस दिल से, व्हाटएवर इट इज, सो ही ट्वीट्स इट। आज आपको उनको वो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी अपना एक चुनावी शेड्यूल बुक कर चुके थे, तो आपको ऑप्टिक्स दिखाने के लिए, और वो ऑप्टिक्स दिखाना कितना मुश्किल हो रहा है कि जब तक वेणुगोपाल या कोई गांधी नहीं आ जाए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ नहीं दिखते। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो हुई कि एक स्ट्रैटेजी जो कांग्रेस लास्ट 7-8 डेज में बदलती दिख रही है कि पहले गोविंद डोटासरा का पोस्टर आने लगा कैंपेन पे, फिर सचिन पायलट आए, अब खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी, ये सब दिख रहे हैं, डॉक्टर सीपी जोशी भी दिखेंगे। तो वो जो 1 लाख नहीं, आप ये देखिए कांग्रेस ने अपने मूल कैरेक्टर के विपरीत जाके सिर्फ एक बंदे अशोक गहलोत पे सारी बाजी खेली, जो उनका कैरेक्टर नहीं था। वो हमेशा सामूहिक नेतृत्व में जाते थे, पर इस बार जिस तरह से कैंपेनिंग, ब्रांडिंग हुई तो सब नेता एक तरफ अलग हो गए। अंत में 7 दिन में उन्हें लाना पड़ा एक साथ, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अकेले डिलीवर नहीं हो पाएगा। आखिरी सवाल अब आपसे अंकित, ये बताइए कि जिस तरह से बात हो रही है वसुंधरा राजे को लेकर कि भाई बीजेपी जो है वो इस वक्त राजस्थान में फेसलेस बीजेपी है, तो क्या वसुंधरा राजे को डिक्लेयर कर देना एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट या उनके मुकाबले किसी को करना, दोनों में इतना रिस्क नजर आ रहा था, क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? देखिए, वही बात करूंगा। अभी बीजेपी 2024 का चुनाव तो लड़ रही है 2023 में, लेकिन वो 2028 की भी सोच रही है कि सेकंड लाइन के नेताओं को भी आगे लाया जाए। तो ऐसे में उन सेकंड लाइन के नेताओं को ताकत दिखाने का मौका दिया जा रहा है। मुझे लगता है कुर्सी तो जिनकी है उनको मिलनी है। वसुंधरा जी आज भी सबसे प्रबल दावेदार हैं और आप देखेंगे एकमात्र नेता है। उधर अशोक गहलोत है जो राजस्थान में ज़्यादातर घूम चुके हैं, और इधर बात करें तो वसुंधरा राजे हैं। अन्य जो नेता हैं वो लिमिटेड एरिया में घूम रहे हैं, और इसके साथ ही जो बड़े नेताओं की सभा हो रही है वहाँ दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी में अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय जब मुख्यमंत्री का नाम आता है तो ये हो जाता है कि पीएम मोदी के करीबी कौन है, अमित शाह से किसकी पड़ती है, ये 2 ही नाम आते हैं। लेकिन एक राजस्थान की जनता में जो है वो ये भी कहते हैं कि भाई अभी तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी को ही पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसी को नहीं पता, और ये सच भी है। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी कई बार राज्यों में ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे लगता है कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और इस कोई भी के चक्कर में जो भी है मुख्यमंत्री का दावेदार वो थोड़ा था इलेक्शन कैंपेनिंग से, इलेक्शन में पैसा लगाने से। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो तो आपको धन भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई पूरा मैनेजमेंट है, सभाएं हैं, सब खर्च होता है। तो वो अब दिल्ली से हो रहा है, तो जो जब नाम आएगा तो वो भी दिल्ली से आएगा। पहली दावेदार मुझे अभी भी लगता है कि वसुंधरा राजे हैं, उसके बाद फेरिस्त लंबी हो जाती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे जोधपुर से आते हैं, वो भी अपनी अपनी कोशिश में संभवतः लगे हुए होंगे, हालांकि उन्हें नकारते हैं। दलित चेहरे के रूप में अर्जुन राम मेघवाल सामने आते हैं। सीपी जोशी हाल ही अध्यक्ष बनाए गए हैं, बिल्कुल यस मैन की भूमिका में है। हाल ही में पीठ थपथपाई नरेंद्र मोदी ने सभा में, तो बड़े प्रसन्न हुए उनके समर्थक, वो तो हुए होंगे, कोई बड़ा नेता कर दे। सतीश पूनिया आमेर से हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी सहजता से अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जब चर्चाएं होती है कि भाई महिला के मुकाबले महिला लाएं, तो दिया कुमारी का भी नाम सामने आ जाता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भेजा हुआ है। ये नाम मैं गिनाऊंगा तो आपके पास समय कम पड़ जाएगा। कि बीजेपी में अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर तो बहुत क्लियर कोई वसुंधरा जी के लिए आ गया तो अलग चीज़ है। अगर फंसी हुई बाजी हुई, माय रीडिंग इज कि इफ इट्स अ टाइट रेस, बीजेपी मेजॉरिटी से स्लाइटली 5 सीट कम रह गई या एक आधी सीट ऊपर गई, तो वसुंधरा राजे हैज़ अ वेरी गुड चांस। बट द अदर थिंग इज़ कि जो अंकित ने कहा ना कि 2024 का चुनाव चला है, वही चुनाव अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी आई तो फिर चुनाव होगा उस व्यक्ति का जो उनके 2024 के कैलकुलेशंस के लिए फ़ायदेमंद होगा। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड, आप बताइए कि क्या जो कंसेंसस है हाउस का वो क्या है? इस कॉफ़ी हाउस में क्या कंसेंसस है, आपको लग रहा है बीजेपी? मुझे लग रहा है एक बहुत टाइट रेस with a slight edge to the BJP, but it can still change dramatically. काफी politically correct statement. This is the reality. Things could move dramatically over the next 1 week. The final phase, कई बार चुनाव के अंदर अंतिम निर्णय तभी होते हैं
I'll just add why Rajan said it's a tight election, and I'd still say pole position BJP, but there are 44 rebels, 22 each from both sides, strongly into the match. So वो किस तरफ जाएंगे? क्या वो जीत हार में इतना फर्क कर पाएंगे? मैं अंतिम तौर पे कह दूं कि मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों के दोनों बड़े नेता चाहते हैं 85 से 95 के बीच में सीटें आए, बाकी वो देख लें। तो यानी चर्चा का लब्बे लुबाब ये निकला कि चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। अभी भी एक हफ्ते पहले तक भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चुनाव बीजेपी को दिया जा रहा है या कांग्रेस पार्टी को। यही शानदार बात है भारत के लोकतंत्र की और भारत के चुनाव की कि जो जनता है वो आखिरी वक्त तक सस्पेंस में रखती है पॉलिटिकल पार्टियों को। आपको लगातार हम वीडियोस दिखाते रहेंगे राजस्थान से। आप द वायर के साथ रहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।